ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 10। मैं उसकी मुनाफिकाना बातें सुनता रहा और दिल में खोलता रहा। मेरे साथ तन्हाई में उसकी हरकत व सकनात नहायत काग लड़कियों जैसी होती थी। इससे पहले न जाने वो कहाँ कहाँ मुँह मार चुकी थी। किसी वक्त तो मेरी छठीस पुकार कर कहने लगती कि वो एक आबरू बाख्ता लड़की है। अगले रोज़ वो फिर आई। जो उसके जाने का दिन करीब आ रहा था, वाशगाफ होती जा रही थी और उसकी इस कोशिश में थी कि मुझसे शादी के बारे में कोई पुख्ता अहद पे मान ले। मैं भी इस मौके से फ़ायदा उठाने लगा। आज वालदा को बाज़ार से महीने भर की शॉपिंग करना थी। हमारे पास टाइम भी ज़्यादा था। हमने कुर्बत के सफ़र में कई मरहले तेज़ी से तय किए। वो मुझे एक सीढ़ी चढ़ने का मौका देती थी और हर सीढ़ी पर अपनी कदर व कीमत में इजाफे की ख्वाहिश रखती थी। इस नहायत जज्बाती व संगीन मुलाकात में एक मौका ऐसा आया कि वो मेरे सामने खुली किताब की हैसियत अख्तियार करने पर नीम आमादा होगी। ऐसी किताब जिसको मैं जहाँ से और जितना चाहे पढ़ सकता था। लेकिन इस दौरान में बाज़ार से अम्मी का फ़ोन आ गया कि सामान ज़्यादा है, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँ, मैंने ले जाऊँ। ये बड़ा बेमौका फ़ोन था। सारा टेम्पो धरा रह गया। हमारे दरमियान तय हुआ कि हम कल 11 बजे के फ़ौरन बाद फिर मिलेंगे। इंसान के अपने इरादे होते हैं और कुदरत के अपने, और होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। यहाँ भी कुछ अजीब सी सूरत हाल रही। रात तक मुझे अगले दिन की मुलाकात का शदीद इंतज़ार था। जैसा मैं सनसनाहट जागती रही और ख़यालात दिलो दिमाग की अथल पथल करते रहे। लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो अंदरूनी कैफियत कुछ बदली सी महसूस हुई। इस तब्दीली की वजह शायद ये भी थी कि अली सुबह मेरी निगाह कैलेंडर पर पड़ी। आज सरबत की सालगिरह का दिन था। उस दिन की निस्बत से एकदम मुझे बहुत कुछ याद आ गया और उसके साथ ही सरबत की पिछली सालगिरह का दिन निगाहों में घूमने लगा। हम इस रोज़ दरिया रावी पर गए थे। आतफ, फरा और सरबत की छोटी बहन नुसरत भी हमारे साथ थी। ये चांदनी रात थी। हमने पानी के बहाव के साथ साथ दूर तक कश्ती चलाई थी। फिर एक रेतले किनारे पर ठहर गए थे। बाकी लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगे थे। हम इनकी आंखों से ज़रा दूर दरिया के किनारे बैठ गए थे। दरिया के पसे मंजर में चांद के उभरने का मंजर दिलावेज था। सरबत ने टेप रिकॉर्ड पर अपना पसंदीदा गीत लगा दिया था, मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ज़माना, ये तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। इसके साथ ही उसने अपना हाथ बड़ी नरमी से मेरे हाथ की पुष्ट पर रख दिया था। उसके लंबे खुशबूदार बाल गीली हवा से उड़ रहे थे और मेरे चेहरे को छू रहे थे। इस माहौल में इस गीत ने जो असर किया वो बयान से बाहर था। पता नहीं क्यों मुझे लगा वो जहाँ कहीं भी है मेरी ही तरह आज के दिन को याद कर रही है। तुम रेत, दरिया की नहरें और उभरते हुए चांद की किरणें इसके तस्वर में भी चमक रही है। और शायद वो गीत आज भी उसकी ज़ुबान पर है, मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ज़माना। पुर हरारत मुंतकली जज्बात की जगह मेरे दिल में अजीब सा अज़र आमेज़ गदास उतरने लगा। अरसा की चमकीली बुरी आंखों की जगह सरबत की स्याह झील आंखें निगाहों में घूमने लगी। उन आंखों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मुझे लगा मैं भटक रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या अरसा से नहीं मिलना चाहिए? लेकिन अरसा से ना मिलना इतना आसान नहीं था। इंसान के जज्बात की अपनी ही एक ताकत होती है, और जब पानी इतना करीब हो तो प्यास का सहरा ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं जैसे टूट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं घर से निकल खड़ा हुआ। अम्मी ने मुझे बैरूनी दरवाजे के करीब देखा और घबरा कर पूछा, कहाँ जा रहे हो ताबी? ज़रा काम है, मैंने मुख्तसर जवाब दिया।
नाश्ता नहीं करोगे? और ज़रा अपना हुलिया तो देखो, क्या बाहर जाने वाला हाल है तुम्हारा? बस जो हाल है ये आप लोगों ने ही किया हुआ है, मैंने बेजारी से कहा और बहर की तरफ चल दिया। बाज़ार में कुछ आगे जाने के बाद मैंने एक जनरल स्टोर से जूस लिया। इस जूस के साथ सुकून बख्श मेडिसिन की 3-4 गोलियां निकल लीं। जनरल स्टोर के ही एक आईने में मैंने अपनी सूरत देखी। अम्मी ठीक कहती थी, वाकई मेरा हुलिया बदतरीन था। आंखें सुर्ख शेप, बढ़ी हुई बाल उलझे हुए और लिबास शिकन शिकन। मैं घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक पार्क में जाकर बैठ गया। ये पार्क पहले काफ़ी वसी था, लेकिन अब बेशुमार दूसरे पार्कों की तरह उसे भी एक तरफ से कब्ज़ा ग्रुप के गुंडों ने निगलना शुरू कर दिया था। मैं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और तूफ़ान की लहरों से अपने दिल की कश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा, जिसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। घड़ी की सुई आहिस्ता आहिस्ता 11 के हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। प्रोग्राम के मुताबिक अरसा ने 11 बजे मुझसे मिलने आना था। इस मुलाकात का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था और वो भी समझती थी। शायद वो अपनी समझबूझ के मुताबिक मुझे अपना इस कदर आदी बना लेना चाहती थी कि मैं इसकी गिरफ्त से ही ना निकल सकूं। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या मैं उससे ये संगीन मुलाकात कर सकता हूँ? ये एक जानलेवा कश्मकश थी। नफसियाती लज्जत की मंजिल बिल्कुल सामने थी, लेकिन मोहब्बत एक गहरी धुंध में घिरी हुई थी और बहुत दूर दराज की चीज़ नज़र आती थी। मैं एक दुराहे पर था, अपनी ही इद्दत से पसीने में शराबोर हो रहा था। घड़ी की मुतर्रक सुई 11 के हिस्से पर पहुंच गई, मगर मैं किसी फैसले पर न पहुंच सका। सुकून आवर गोलियों के असर से हाथ पांव भारी हो रहे थे। एक अजीब खुद फरामोशी की सी कैफियत थी। अचानक मैं चौंका। पार्क के आखिरी सिरे पर जहाँ एक प्लाजा के लिए खुदाई वगैरह का काम हो रहा था, मुझे एक जानी पहचानी सूरत नज़र आई। मेरी रगों में लहू सनसना उठा। ये चौड़े थोबड़े और तंग पेशानी वाला हट्टा कट्टा शख्स शेख सराज था। सेठ के साथ 2 बंदे और थे, वो भी सफ़ेद कढ़ाई शलवारों के मीज़ों में थे। इनके हाथों में नक्शे थे। किसी बात पर वो तीनों गूंजदार आवाज़ों में हंसे और एक शख्स ने सेठ के हाथ पर हाथ मारा। सेठ को खुद से चंद गज के फासले पर देखने के बाद मेरे दिल की अजीब सी कैफियत हो गई। मुझे ज़बरदस्ती का लंच और आंखों में दबी हुई 2 चिंगारियाँ याद आईं। फिर वो सब कुछ याद आया जो LDA के सदीकी ने बताया था, और उसके बाद खालू उस्मान का कफन में लिपटा हुआ चेहरा निगाहों में घूमा। छोटी छोटी नीम सफ़ेद दाढ़ी, बिल्कुल जर्द रंगत और नीम व आंखें। वो जैसे हैरान थे कि एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हें मौत के सफ़र पर क्यों रवाना होना पड़ा। आम हालात में शायद मैं पहले की तरह अपने अंदर ही उबल कर रह जाता, लेकिन फिल वक़्त कैफियत कुछ और थी। दिलो दिमाग पहले ही तूफ़ान की अमाजगा बने हुए थे। ट्रंकुलाइज़र का भी असर था। एकदम तैश के आलम में उठा और सेठ सराज की तरफ बढ़ा। मेरा पूरा जिस्म खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। सेठ सराज के सामने जाते ही मेरे अंदर की आग मज़ीद शोला बनकर भड़क उठी और मैंने एक जनाटे का थप्पड़ सेठ के चौड़े चकले मुंह पर जड़ दिया। चटाख की आवाज़ के साथ सेठ ज़रा सा लड़खड़ाया और फिर मुझे पहचान कर उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। ओए ओए, उसने अजीब से बेढंगे अंदाज में कहा। जब तक मैं दोबारा उस पर चपटता वो संभल चुका था। अपने गिरेबान की तरफ बढ़ने वाले मेरे हाथों को उसने पकड़ा और पीछे की तरफ झटक दिया। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूँगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तेरी ज़िंदगी को आग लगा दूँगा। मैं फिर पूरी शिद्दत से सेठ की तरफ बढ़ा। तब तक सेठ के साथी भी हैरत के शदीद झटके से संभल चुके थे। एक शख्स ने मेरे मुंह पर उल्टे हाथ का ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, दूसरे ने मुझे अकब से दबोच लिया। मैंने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर सामने से पड़ने वाले सेठ के ज़ोरदार हाथ ने मुझे चकरा डाला। सेठ भयानक आवाज़ में ताड़ा, हाथ उठाता है हरामजादे, तुझे गोलियों से छाननी कर दूंगा, चिकोची कर दूंगा तेरे पूरे टब्बर, पूरे ख़ानदान को। वो दीवाना वार मुझ पर चपट पड़ा
खुदाई की निगरानी करने वाले परिंदे भी दौड़ते हुए आए और मुझसे चिमट गए। इस वक्त मार्शल आर्ट की सारी तकनीकें बेकार महसूस हुई। मैंने अंधाधुंध हाथ पांव चलाए लेकिन कोई पेश नहीं गई। मुझे ज़मीन पर गिरा लिया गया और बुरी तरह मारा जाने लगा। बस मुझे यही लग रहा था कि मैं हवा में उड़ उड़ कर गिर रहा हूँ। चंद ही लम्हों में मेरी कमीज़ तार तार हो गई। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी पतलून में से झटके के साथ बेल्ट खींच ली गई है और मुझे इससे पीटा जाने लगा है। लोहे का वजनी बुक्कल मेरे जिस्म को लहूलुहान करने लगा। मुझ पर ठोकरें भी बरसाई जा रही थी। मैं घास पर लोटपोट हो रहा था। जल्दी मेरे होंठों से बेसाख्ता आहो बका बुलंद होने लगी। मुझे इस जगह कत्ल कर दिया जाएगा। अपने इर्द गिर्द मुझे बेशुमार लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर मुझे छुड़ा सकता। इनमें से बहुत से लोग मुझे बचपन से जानते होंगे, लेकिन इनमें से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे सर पर पाँव रखकर मेरे चेहरे को ग्राउंड के कीचड़ में लुथड़ा दिया गया। फिर मुझे एक टांग से पकड़कर बेदर्दी से घसीटा गया। सेठ के एक साथी की गज़बनाक आवाज़ मेरे कानों में पहुंची। थाने पहुंचाओ इस कुत्ते को। एक दूसरी आवाज़ ने कहा, थाने भी पहुंचा लेंगे, पहले 2-4 हड्डियां बराबर कर लें। एक करिंदे लंबे दस्ते के किसी कसी लेकर मेरी तरफ बढ़ा। गालबन वो उल्टी कसी की ज़रबें लगाकर मेरी टांगों को बेकार करना चाहता था। मैंने धुंधलाई हुई नज़रों से देखा। करीबी मस्जिद के इमाम साहब ने आगे बढ़कर उसे रोका और इल्तिजाई लहजे में कहा, जाने दो सेठ जी, बहुत होगी इसके साथ, अब बाकी कसर थाने जाकर पूरी हो जाएगी। एक और दबी दबी आवाज़ आई, जाने दो जी, बेवा माँ का पुत्र है, वो तो मर जाएगी। ये सब देखकर गंदी औलाद माँ प्यो को भी जलील कराती है। जलील करना चाहिए ऐसे माँ प्यो को, बल्कि औलाद से बढ़कर जलील करना चाहिए। दूसरों को सबक मिले। सेठ का एक और पालतू ताड़ा, हरामजादों, राह चलतों को बदमाशी दिखाना है। इसके साथ ही एक बार फिर मेरे जिस्म पर हथौड़े जैसी ज़रबें लगना शुरू होगी। इर्द गिर्द की हर शय मेरी निगाहों में घूम रही थी। आवाज़ें दूर उफ्तादा बनबनाहट की सूरत में कानों तक पहुंच रही थी। एक गाड़ी करीब आई और मुझे सख्त ज़मीन पर घसीट कर गाड़ी में फेंक दिया गया। ये एक स्टेशन वैन थी। इमाम साहब गालबन अभी तक मिन्नत समाइत कर रहे थे कि मुझे पुलिस के हवाले न किया जाए। बहरहाल गाड़ी मुझे लेकर रवाना होगी। सर से बहने वाला खून मेरी आंखों में भर चुका था। मैं किसी जानवर की तरह दो नशिस्तों के दरमियान खला में ठुनसा हुआ था। सेठ के एक मुलाजिम की आवाज़ आई। गालबन वो सेठ को मशवरा दे रहा था, गुराया साहब के गोदाम में ले जाओ जी, इसे 8-10 घंटे के लिए उल्टा लटकाते हैं, सारी बदमाशी नाक के रास्ते बाहर आ जाएगी। जवाब में बड़बड़ाहट से सुनाई दी। शायद वो लोग कुछ मशवरा कर रहे थे। मशवरा तवील हुआ। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी जान बख्शी के बारे में सोचा जा रहा है। स्टेशन वैन एक जगह खड़ी होगी। इन लोगों ने मुझे उलट पुलट कर देखा, मेरी चोटों और ज़ख्मों का मुआयना किया। मेरी ठोड़ी से मुसलसल खून बह रहा था। सेठ का एक मुलाजिम आ गया और करीबी दुकान से बैंडेज का सामान लेकर आया। बेल्ट का बुक्कल लगने से ठोड़ी के नीचे शायद कोई रग कट गई थी। इस जख्म से खून का बहाव बंद किया गया। सर पर भी पट्टी वगैरह बांधी गई। इस मरहम पट्टी के साथ साथ मुझे गालियों से भी नवाजा जा रहा था। मैं अब कदरे होश में आ गया। सेठ ने अपने बारी पर कम हाथ से मेरा गिरेबान दबोचा और फंकारा, तो जब माफ़ी दे रहे हैं काका, अगर फिर ऐसी हरकत करेगा तो लाश किसी गटर शटर से मिलेगी, और अभी पूरी माफ़ी भी नहीं दे रहे हैं, समझ थोड़ा सा वक्फा दे रहे हैं। मुझे घसीट कर उठाया गया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। यह बाज़ार से ज़रा हटकर चंद खाली प्लाट थे। स्टेशन वैन का दरवाज़ा बंद करने से पहले सेठ ने फिर कहा, अगर पुलिस के पास जाने का शौक़ है तो वो भी पूरा कर ले, पर चंगा यही है कि मज़ीद छितर खाने का इंतज़ाम न कर। फिर स्टेशन वैन का सफ़ेद दरवाज़ा स्लाइड करके बंद हुआ और वैन तेज़ी से चलती हुई नज़रों से ओझल हो गई। एक दो राहगीर मुझे हैरत से देख रहे थे। जब पतलून में से झटके के साथ मेरी बेल्ट निकाली गई थी तो पतलून का हुक में भी टूट गया था। अब पतलून मेरी कमर से नीचे खिसक चुकी थी।
अंडरवेयर के सबब मैं बरहनगी से बचा जा रहा था। कमीज़ तो तार तार हो गई थी, लेकिन बनियान अभी जिस्म पर मौजूद थी। एक शख्स ने हमदर्दी से के लहजे में कहा, क्या बात है भाई साहब, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया है? मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। एक रिक्शा वाला और एक मोटरसाइकिल सवार भी मेरे करीब रुक गए। मैं अब उठ खड़ा हुआ था और पेंट को एक तरफ से अड़स लिया था। लोग इशारों कनाइयों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मैं इन्हें नज़रअंदाज करता हुआ एक तंग गली में मुड़ गया। आवाज़ पर अजब सी धुंध छाई हुई थी। मैं अपने करीबो जवार पर तलक ध्यान नहीं दे रहा था। करीबन 1 फरलांग आगे जाने के बाद मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि चप्पल मेरे पाँव से निकल चुकी है और मैं नंगे पाँव हूँ। तो ये थी किस्त नंबर 10 ललकार।